चलिए स्टूडेंट्स, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का बैकग्राउंड हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। उसके बेस पर जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी हमने कवर कर लिए। मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यूज, सभी एमसीक्यूज सॉल्व करने से पहले एक बार वो जो फ्यू नोटेबल पॉइंट्स है 6 नंबर का पैराग्राफ स्टडी मटेरियल में, वो भी आप एक बार रिफर कर लीजिएगा। और फिर एमसीक्यू आपने भी सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि कॉमनली जो डाउट है जो एमसीक्यूज में, ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज का एक वीडियो ही बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो मेरे हिसाब से कि ये क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए, तो ऐसे कुछ एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके या डाउट सेशन में या लाइव सेशन में हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप मैसेज कर दो तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। चलिए, परम्यूटेशंस वाला जो एमसीक्यू का सेक्शन है उसमें सबसे पहले जो करने लायक क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टूगेदर। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बेस्ट एंड वर्स्ट। देखो टोटल कितने पेपर्स है, तो है आप देख सकते हो कि 10 पेपर्स है। अब ये 10 पेपर्स जो है उसमें से बेस्ट एंड वर्स्ट ऐसे 2 पेपर जो है उसको मैं एक समझ के चलो कि उन दोनों को मैं स्टेपल कर देता हूं, एक साथ रख देते हैं। ठीक है, या वो दोनों का एक बंच बना देते हैं, तो वो 2 को एक मान के चलूंगा। और बाकी के जो अदर है वो 8, तो वो तो 8 ही है। मतलब ऐसा समझो कि टोटल 9 पेपर्स को मुझे अरेंज करना है। ये दोनों का तो मैंने एक बंच ही बना दिया है, तो टोटल अरेंजमेंट कितनी होगी? आप बोलोगे सर 9p9, लेकिन इनको मैं इंटर शफल करूं, एक साथ आए उसके लिए इंटर शफल करूं तो क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे 2p2। ये कैसी अरेंजमेंट हुई? वेयर दीज 2 बेस्ट एंड वर्स्ट कम टूगेदर, लेकिन क्वेश्चन है बेस्ट एंड वर्स्ट नॉट कमिंग टूगेदर। तो टोटल 10 जो है अरेंजमेंट में से 10 पेपर को अरेंज करो तो 10p10, ये टोटल अरेंजमेंट है। इनमें से ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बेस्ट एंड वर्स्ट कमिंग टूगेदर वो माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो क्या होगा? नॉट कमिंग टूगेदर हो जाएगा। दैट मीन्स 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बेस्ट एंड वर्स्ट कमिंग टूगेदर, तो नेवर कम टूगेदर के लिए मुझे काम करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो 10 फैक्टोरियल है उसको मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 ऐसा बोल सकता हूँ। तो मैं 9 फैक्टोरियल कॉमन निकालूँ तो क्या बचेगा? 10 माइनस 2 मतलब 9 फैक्टोरियल इंटू 8 जो आंसर है वो। तो ऐसा ऑप्शन है, आप देख लो, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल इस तरीके का लिखा हुआ है, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, और वो है ऑप्शन बी। तो 10 है, n इक्वल्स टू 10, उसमें से कोई भी 2, ठीक है, n में से कोई भी 2 जो है वो एक साथ ना आए। ठीक है, ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं एक साथ ना आए ऐसे 10 के हिसाब से? तो आप ये बोल सकते हो कि 8 मतलब 10 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अभी इसको मैं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट कर दूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? अच्छा, ये ऑप्शन सी है शायद, हाँ ऑप्शन सी है। हाँ, इसको मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट कर दूं कि आउट ऑफ n टोटल अरेंजमेंट करनी है, n में से n आइटम्स का अरेंजमेंट सच दैट पर्टिकुलर 2 नेवर कम्स टूगेदर। तो आप क्या करोगे? n माइनस 2, जैसे ये रहा 10 माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पर भी मैं इसको ले सकता हूं। चलिए, तो यहां तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो तो सी आ गया, लेकिन 23 ऐसा ही है। देखो, n आर्टिकल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट 2 पर्टिकुलर आर्टिकल नेवर कम टूगेदर। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल
इस तरीके से लिखा हुआ है और वो है ऑप्शन ए। तो 22 एंड 23 मुझे लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन थोड़े टिपिकल थे, तो वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के कुछ क्वेश्चन पे हम जाएंगे। चलिए रिफर करते हैं 41, जो काफी आपको डिफिकल्ट लगा होगा। जैसे कि सिग्मा आर इंटू आर पी आर, वेर आर स्टैंड्स फॉर 1 to 10, आर की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। पहले मैं इसको समझा दूं कि ये है क्या। इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि आर की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1p1, उसके बाद 2 इंटू 2p2, क्योंकि ये समेशन है तो सबका टोटल करना पड़ेगा, 3 इंटू 3p3 एंड सो ऑन, 10 तक जाना है, 10 इंटू 10p10। चलिए ये 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, इसको ऐसा बोल सकते हैं, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये काम होगा। और इसका क्या आंसर है सर? एक्चुअली इसको कैलकुलेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करना हो तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन ये बताने के लिए मैंने बताया कि इसका ये मतलब है, लेकिन एक्चुअल ये रिजल्ट है कि सपोज आप R इंटू आर पी आर, और R की वैल्यू 1 से लेके n तक कहीं पर है, यहाँ n 10 है तो 10 तक जाएगा। इसका ये मतलब है कि n प्लस 1 p n प्लस 1 माइनस 1, n प्लस 1 p, ये एक रिजल्ट याद रख दो। जो ये काम हम कर रहे हैं 10 तक, वो डायरेक्टली हो जाएगा। यहां क्या है, n की जगह पर 1 से लेके 10 है, तो आप बोल सकते हो कि 10 प्लस 1 11p11 माइनस 1, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि 11 फैक्टोरियल माइनस 1। इसका ये भी मतलब होता है, इसको आगे ले जाओ तो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1। चलिए आपको 11p11 माइनस 1 ऐसा ऑप्शन है कहीं पर? हाँ है, ऑप्शन बी यही है, यही ऑप्शन बी है, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट नहीं निकालना है, मुझे वो फाइनल आंसर तक नहीं जाना है, लेकिन ये रिजल्ट के बेस पर ही आंसर लिखना है। तो 11p11 माइनस 1 यही आंसर लिखना है, लेकिन ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। इसको आप एक बार नोटबुक में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का एक क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स एट ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। अब 9 डिजिट नंबर, हमको 9 डिजिट का नंबर बनाना है और हर नंबर डिफरेंट डिजिट का होना, मतलब हर डिजिट डिफरेंट होना चाहिए। तो सर हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स है? डिजिट्स ये है 0 1 2 3 अप टू 9, ये डिजिट्स है। तो हमारे पास 0 को 1 to 9 और 0 मिला के 10 डिजिट्स है, 10 डिफरेंट डिजिट्स आर देयर। और ये 10 डिफरेंट डिजिट का यूज करके आपको रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है, 9 डिजिट का नंबर बनाना है। मतलब आप बोल सकते हो कि अरेंजमेंट करेंगे तो 10p9 हो जाएगा, लेकिन उसमें 0 ऐसा होगा जो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा तो वो 9 डिजिट का नहीं लेकिन 8 डिजिट का नंबर होगा। तो ऐसे 0 से शुरू होने वाले जो है, मतलब 0 को फर्स्ट पोजीशन पर फिक्स कर दो तो बाकी बचेंगे 9 डिजिट जिनके लिए 8 पोजीशन अवेलेबल है, तो जिसको मैं बोलूंगा 9p8, मतलब 10p9 माइनस 9p8। इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आंसर अलग पैटर्न से दिया है। जैसे कि 10p9 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 फैक्टोरियल
डिवाइड बाय 10 माइनस 9 मतलब 1 फैक्टोरियल, तो मैं डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा, तो 10p9 के लिए मैं बोलूँगा 10 फैक्टोरियल, 9p8 के लिए हम बोलेंगे 9 फैक्टोरियल। और अब 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 9 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो 10 माइनस 1, तो फाइनल आंसर हो रहा है 9, 10 माइनस 1 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये ऑप्शन है सी जिसमें लिखा है 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन सी आपको टिक करना होगा। क्लियर? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस एंड 4 माइनस साइंस कैन बी अरेंज इन अ लाइन, मतलब लीनियर है, सच दैट नो टू माइनस साइंस, मतलब नेगेटिव साइन की बात करें, अकर टूगेदर। प्लस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइनस एक साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब प्लस साइन कितनी है? 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लस साइन है, और माइनस साइन है हमारी 4 माइनस साइन जो है वो इन बिटवीन, मतलब ये जो मैंने स्पेस रखा हुआ है यहां पर ही होनी चाहिए, या तो इससे पहले भी होगी तो चलेगा। तो ये जितनी ब्लैंक्स है वहां पर माइनस साइन, तो माइनस साइन है अवेलेबल, प्लस साइन 7 है, माइनस साइन 4 है, लेकिन 4 माइनस साइन के लिए अवेलेबल पोजीशन कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस साइन की अवेलेबल पोजीशन है 7 में से 4 मतलब 7p4, लेकिन माइनस साइन आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है तो ये जो 4 है वो ये माइनस है या वो माइनस है पता नहीं, बोला आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, तो इसके लिए डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। और प्लस साइन कितनी है? प्लस साइन 1 2 3 4 5 6 प्लस साइन है, तो ये 6 साइन को अरेंज करने के लिए हमारे पास 6 फैक्टोरियल, लेकिन डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस साइन भी आइडेंटिकल है, तो जितना आइडेंटिकल है उसने डिवाइड कर दो, तो ऑल 6 आर आइडेंटिकल। तो आप समझ के चलो 7p4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस के लिए, लेकिन वो आइडेंटिकल है, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। चलिए इसको सॉल्व करें तो 7p4 मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड होल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1, तो इसका मतलब है 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1, तो आंसर होगा 35, और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो आपको टिक मार्क करना है ऑप्शन सी को। क्लियर? चलिए अब कॉम्बिनेशन में से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आया था डाउट में, वो था क्वेश्चन नंबर 57। ऑफ कोर्स मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप देख लो। क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूं, 28c2r इज टू 24c2r-4, और जिसका आंसर है 225:11। तो r की वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रायल एंड एरर से काम करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 7, तो एक बार r इक्वल्स टू 7 रख के चेक करो कि ये रेशियो जो आ रहा है वो 225:11 है। हाँ है, तो ये आंसर। इससे नहीं आ रहा है तो ऑप्शन बी सी चेक करो, लेकिन ऑप्शन ए से वो मैच हो जाता है, तो वो काम आप खुद ही करोगे। आप ट्रायल एंड एरर से r की जगह पर 7 रख दो और वेरीफाई कर लो। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं वो है क्वेश्चन नंबर 61 में नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागोन। देखो डेकागोन मतलब 10 साइड होगी,
मतलब 10 पॉइंट होंगे, उसमें डायगोनल कितने ड्रॉ कर सकते हो? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सपोज आप मान के चलो कि क्वाड्रिलेटरल है हमारा, तो डायगोनल ड्रॉ करना हो तो रूल है कि यहां से हर पॉइंट डायगोनल, क्वाड्रिलेटर में 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट को मैं जोड़ूं तो, लेकिन इससे यहां एक जोड़ सकता हूं और यहां एक जोड़ सकता हूं। इसको मैं यहां से ज्वाइन करूं तो डायगोनल नहीं बनेगा। सपोज मान के चलो कि पेंटागन है, तो 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, तो मैं डायगोनल ड्रॉ कर सकता हूं। ये एक यहां से ज्वाइन करो, यहां पर ज्वाइन करो, एक यहां पर ज्वाइन करो, ठीक है, इसको यहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेकिन ये पॉइंट से ये पॉइंट ये ज्वाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके पास पॉलीगोन में सपोज n पॉइंट्स है, तो n में से आप कोई भी 2 को ज्वाइन कर सकते हो, तो टोटल पॉसिबल स्ट्रेट लाइन जो है वो, लेकिन वो सभी स्ट्रेट लाइन डायगोनल नहीं है। कौन सी डायगोनल नहीं है? जो आपने इन्हीं के साथ, मतलब ये लाइन वाली जो वो निकाल दो, मतलब कितने, इनमें से n पॉइंट निकाल दो, क्योंकि जितनी ये n लाइन बनेगी वो छोड़ के बाकी की सभी लाइन जो है वो डायगोनल होगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा nc2 - n। डेकागोन है तो n इक्वल्स टू 10 मान के चलेंगे, तो आंसर आएगा 10c2 - 10। 10c2 मतलब ये हो जाएगा 45 - 10 35। और इसका एक रिजल्ट भी है, nc2 - n मतलब n/2, ये हिंट में भी आपको दिया हुआ है, इंटू n-3। आप सीधा ये रिजल्ट का भी यूज करना चाहते हो, nc2 - n इक्वल टू n/2 इंटू n-3, तो भी चल सकता है। जैसे कि n इक्वल्स टू 10 है, तो 10/2 एंड 10-3, सो 10/2 इज 5 इंटू 7 35, ये मैच हो गया। लेकिन हम इसको याद रखो या इसको याद रखो, लॉजिकल ये है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। डेकागोन हो तो ये, पेंटागोन में आपने देखे कितने, 1 2 3 4, जैसे कि 5c2 - 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और 5 भी होंगे ना। कौन सा बचा? ये बच गया, यहां से यहां, ओके। तो 5c2 - 5, 5c2 10 - 5, तो आप 5 बना सकते हो। यहां 2 डायगोनल बना सकते हैं, n इक्वल्स टू 4 है, तो 4c2 - 4, 4c2 - 4 मतलब 6 - 4 2, ये रहे 2 डायगोनल। तो रूल ये है कि nc2 - n कर दो तो आप कितने डायगोनल बनाना चाहते हो बना सकते हो। चलिए, तो ये रिजल्ट भी लिख लीजिए और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 35 मतलब आपका था ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel line। हाँ ठीक है, तो ही पैरेललोग्राम बनेगा, वो से तो बनेगा नहीं। तो देखते हैं, 4 पैरेलल लाइन जिनको, और एक सेट है 4 पैरेलल लाइन का, मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि ये 4 लाइन ये है, मान के चलो 1 2 3 4, L1 L2 L3 एंड L4। इंटरसेक्ट करने वाली दूसरा सेट ये है, मान लो कि ये 3 लाइन है, जिसको हम बोलेंगे L5 L6 L7, ये 3 भी पैरेलल है। कितने पैरेललोग्राम बने? तो ये जो 4 है, ठीक है, ये 4 के साथ ये 3। अब जब आप काम कर रहे हो तो आप चेक करो कि 4 में से आप कितनी सिलेक्ट कर रहे हो, 4 लाइन में से 3 लाइन, और ये 3
बाकी जो लाइन है 4 में से कनेक्ट कर रही है 3 लाइन के साथ, 4C3 और ये 3C2। एक मिनट रुक के मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन है कि पैरेललोग्राम कितने बनेंगे, मतलब ये 4 लाइन में से किसी भी 2 लाइन, क्योंकि मुझे 4 पॉइंट कनेक्ट करना है, 4 में से किसी भी 2 को मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 ये तरफ की लाइन और 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। तो 4 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करूं और ये 3 में से कोई भी 2 लाइन सिलेक्ट करूं, मतलब 4C2 इंटू 3C2, तो ये हो रहेगा 6 इंटू 3, मतलब टोटल 18 पैरेललोग्राम बन सकते हैं और वो है ऑप्शन बी। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इसी के जैसा है थोड़ा। देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। 12 में से 5 तो एक ही लाइन पे है। ओके, द नंबर ऑफ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल के लिए 12 में से आप किसी भी 3 को सिलेक्ट कर दो, 12C3, इतने ट्राइंगल बन सकते हैं। मान के चलो कि एक भी कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, लेकिन यहां तो बोला है कि 5 तो कोलिनियर है, तो ये 12C3 जो टोटल है उसमें से इनमें में से जो 5 जो कोलिनियर है उन्हीं में से किसी 3 को सिलेक्ट किया होगा, वो नहीं चलेगा। तो 12C3 माइनस 5C3, चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 12C3 मतलब 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, और 5C3 को तो मैं सीधा 10 ही लिख दूं। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 10। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 6 2 ज़ा, सो 11 इंटू 2 22 इंटू 10, मतलब ये हो जाएगा 220 माइनस 10, आपका आंसर आना चाहिए 210, और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो आपको ऑप्शन सी को, क्यों ये मैंने माइनस किया, क्योंकि ये 5 कोलिनियर है, तो उन्हीं में से किसी 3 को सिलेक्ट कर लिया हो तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो टोटल 12C3 में से जो ट्राइंगल नहीं बन रहे वो ऑप्शन माइनस कर दिए, तो बाकी के तो ट्राइंगल बनेंगे। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन सी। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो जो क्वेश्चन है 70, 71 वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक नोट में आपको लिखवाऊंगा, वो समझ लीजिए, फिर ये दोनों क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएंगे। चलिए नोट क्या है देखते हैं। देखो ये नोट है, इफ n आइटम्स आर डिवाइडेड इन सपोज 3 ग्रुप्स containing P, Q and R items in each group, then number of ways division into group, तो कितने तरीके से, तो n आइटम्स है और एक आइटम में, एक ग्रुप में P आइटम है, दूसरे ग्रुप में Q और तीसरे ग्रुप में R आइटम है, तो टोटल ग्रुपिंग कितनी तरीके से हो सकता है, तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। लेकिन कब, जब आइटम्स तो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, और ग्रुप भी डिस्टिंक्ट है, ठीक है, आप आइटम्स और ग्रुप दोनों डिस्टिंक्ट है, लेकिन आइटम्स आर डिस्टिंक्ट बट ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, मतलब ग्रुप्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो इसी में से एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो 3 ग्रुप है, तो आपको आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट क्या समझ के उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही रिजल्ट को मैं 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूं तो इंटू 1/3 फैक्टोरियल मुझे लिखना पड़ेगा। तो आपको चेक करना होगा कि आइटम्स तो डिस्टिंक्ट होगी ही होगी, लेकिन ग्रुप्स आर आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट। ग्रुप डिस्टिंक्ट है तो ये फॉर्मूला, ग्रुप डिस्टिंक्ट नहीं है, आइडेंटिकल है, तो इसी फॉर्मूला को 3 फैक्टोरियल से, मतलब 3 ग्रुप है, 4 ग्रुप हो तो 4 फैक्टोरियल से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इंटू 1/3 फैक्टोरियल। यहाँ 3 ग्रुप है उसकी वजह से ये काम किया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 70 एज वेल एज 71 इसी पैटर्न के है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 students can be equally divided in 3 groups।
तो 12 स्टूडेंट्स मतलब n इक्वल्स टू 12 और इक्वली डिवाइड करना है तो 4 4 4 इस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूं। और जब मैं स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करता हूं तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग नहीं पड़ेगा क्योंकि हर ग्रुप में 4 ही लोग हैं। तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप्स आइडेंटिकल है, हाँ, लेकिन इंडिविजुअली जो स्टूडेंट्स है वो आइटम्स जिसको बोलेंगे वो डिफरेंट है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका आंसर होगा नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स और डिवीजन किसी तरीके से हो सकता है 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू 3 ग्रुप बनाए हैं तो 1/3 फैक्टोरियल। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आने वाला है 5775 और ये ऑप्शन है आपका ए। तो यहां पर आप ए को टिक मार्क कर दो। ये 70 था, अब 71 अलग है। देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू 15। इक्वली डिवाइड करना है तो 5 5 5 में डिवाइड होगा। तो सर ये भी आइडेंटिकल हुए? नहीं, लेकिन डिवाइड करना है 3 अलग अलग स्टूडेंट के बीच। तो जब मैं स्टूडेंट के बीच में डिवाइड करता हूं, एक स्टूडेंट को एक ग्रुप दे दिया, तो आप आइडेंटिफाई ग्रुप कैसे करोगे? 3 ग्रुप बना के रखे नहीं है, लेकिन 3 स्टूडेंट को आप दे रहे हो तो असाइन हो गया कि स्टूडेंट 1 के 5, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। तो ये ग्रुप्स आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। यहां आप ग्रुप को डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि स्टूडेंट 1 का ग्रुप, स्टूडेंट 2 का या स्टूडेंट 3 का। तो इसकी वजह से आप इसको बोलोगे कि 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। और ये जो ऑप्शन है, ठीक है, उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का क्यूब। और ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो आप टिक मार्क कर दो ऑप्शन बी को। क्लियर? तो ये नोट भी लिख लो और ये 2 क्वेश्चन भी लिख लो तो काम हो जाएगा। अभी भी 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, बाद में ये सेशन हम ये वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑल अबाउट इंटरप्रेटिंग द लीगल लैंग्वेज। जैसे कि the Supreme Court has given a 6-3 decision upholding a lower court. Lower court 6-3 uphold. अब ये लैंग्वेज को समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उसमें 6-3 अपहोल्डिंग का रेशियो है। इसका मतलब टोटल 9 केसेस है जिसमें से 6-3 अपहोल्ड हो रहे हैं, मतलब 6 और 3 ऐसे आप 2 डिवाइड कर दो तो 6 जो है 9 में से 6 का जो डिसीजन है वो तो सेम रहता है, 3 का डिसीजन रिवर्स हो जाता है, ये आप बोल सकते हो। लेकिन टोटल 9 केसेस, एवरी 9 केसेस में ये एक रेशियो दिखाई दे रहा है 6-9 का। मतलब टोटल केसेस जो सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट में से ले रही है वो 9 है। हर 9 केसेस में 6-3 वाला रेशियो दिखाई दे रहा है। अब पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव मेजोरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के जो डिसीजन है उसको रिवर्स करे, मेजोरिटी केस में रिवर्स करे। तो 9 केसेस में से 6-3 वाला जो वर्ड है वो इसी सिर्फ और सिर्फ 9 टोटल केसेस है वो जानने के लिए, और कुछ नहीं। अब 9 में से वो रिवर्स करे डिसीजन मेजोरिटी में, तो 9 में मेजोरिटी कब आएगी? आप बोलोगे कि 9 में 5 मेजोरिटी बोल सकते हैं, मतलब मेजोरिटी मतलब 5-4 मेजोरिटी होगी, या फिर 6-3 मेजोरिटी होगी, या तो 7-2 मेजोरिटी होगी, या तो 8-1 मेजोरिटी होगी, या 9-0 मेजोरिटी होगी। मतलब 9 में से 5 को रिवर्स करे और 4 को रिवर्स ना करे, ठीक है, तो मेजोरिटी केस रिवर्स, मेजोरिटी डिसीजन रिवर्स हो ऐसा बोल सकते। या तो फिर
9 में से 6 को रिवर्स करे और 3 को ना करे तो भी बोल सकते हैं मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्स हुए। या तो फिर 9 में से 7 को रिवर्स किया है और 2 को नहीं किया है तो आप बोल सकते हो कि मेजॉरिटी, मतलब रिवर्स 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, 9 हुए तो मेजॉरिटी रिवर्स हुए। हाँ, लेकिन 4 रिवर्स हुए हैं तो मेजॉरिटी नहीं बोल सकते, उसमें 4 और 5 तो रिवर्स की मेजॉरिटी नहीं होगी, रिवर्स डिसीजन की माइनॉरिटी हो जाएगी। तो कितनी तरीके से मतलब डिसीजन रिवर्स हो सकते हैं, तो 9 में से 5 रिवर्स हो तो भी मतलब 9 में से 5 का सिलेक्शन करो और 6 का और 7 का और 8 का और 9 में से 9। अब आप इसको सॉल्व करोगे 9C5 प्लस 9C6 प्लस 9C7 अप टू 9C9 तो वो आंसर आने वाला है 256 और वो है ऑप्शन ए। तो आपको 9C5 से लेके 9C9 तक जो आंसर है वो सबका टोटल करना है, आंसर आएगा 256 ऑप्शन ए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 bulbs of which 3 are defective। चलिए 5 में से 3 तो डिफेक्टिव है तो बाकी के 2 नॉन डिफेक्टिव है। ओके, आर टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब पॉइंट्स इन अ डार्क रूम। डार्क रूम में 2 पॉइंट है और वहां पर ये लो 5 बल्ब में से किसी को आप डालोगे, इनको ट्राई करने वाले हो, जिसमें 3 डिफेक्टिव है 2 नॉन डिफेक्टिव है। नंबर ऑफ ट्रायल द रूम शैल बी लाइटेड। अच्छा, तो कितनी बार में रूम में लाइट होगी? टोटल आपको 5 में से 2 का सिलेक्शन करना है, ठीक है, और वो सिलेक्टेड बल्ब को बल्ब होल्डर में जो डार्क रूम है वहां डालना है और तब रूम में लाइट हो। ऐसे कितने ऑप्शन है? तो मैं बताऊं, टोटल तो 5 में से 2 ऑप्शन है, लेकिन राइट वाले कितने ऑप्शन है वो मैं चेक करूं तो देखो लाइट कब होगी। हो सकता है कि आपने जो 2 सिलेक्ट किए हैं वो 2, ये 3 में से 1 डिफेक्टिव में सिलेक्ट करूं और 1 नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करूं तो आप बोल सकते हो कि लाइट होगी, क्योंकि एटलीस्ट 1 भी नॉन डिफेक्टिव होगा तो भी लाइट तो हो जाएगी। या तो फिर और दोनों नॉन डिफेक्टिव हो, मतलब डिफेक्टिव में से 1 भी ना हो और आपने जो 2 सिलेक्ट किए वो दोनों नॉन डिफेक्टिव हो, तो ये 2 केसेस में लाइट हो जाएगी। 3C1 3 × 2 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। 3C0 1 2C2 1 तो 6 + 1 तो 7 ऐसे पॉसिबल ऑप्शन है जिसमें लाइट होगी और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए मिक्स प्रैक्टिस से पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के अप टू 73, ये जो क्वेश्चन था वो 73 था, ये हमने कवर कर लिए हैं। अब कुछ मिक्स प्रैक्टिस में भी है डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए यहाँ पर ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।